Hello everyone. Our today's topic is out of specification introduction. The term out of specification is used for those results of in-process or finished product testing which are falling out of the specified limits mentioned in the compendia, ड्रग मास्टर फाइल और ड्रग एप्लीकेशन। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बैच है और जो उसके रिजल्ट्स है दैट आर नॉट विद इन लिमिट्स। सपोज कि जैसे आपका रिजल्ट है वो उसके जो रेंज है या उसके जो लिमिट्स है दैट आर लाइक विद इन 98 to 110। तो अगर आपका रिजल्ट 98 से कम आ रहा है, सपोज 95 आ रहा है या फिर 110 से ज़्यादा आ रहा है, लाइक 113 115 आ रहा है, तो दैट मीन जो रिजल्ट्स आपके हैं दैट आर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, और ये जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये किस वजह से हो सकता है, इसके रीज़न जो है ये इक्विपमेंट की वजह से हो सकता है। मीन्स कि आपका इक्विपमेंट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या जो आपने इक्विपमेंट यूज़ किया है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, या फिर वो प्रोसेस की वजह से आ सकता है कि जो प्रोसेस चूज़ किया है फॉर द प्रोडक्शन या फॉर कंडक्टिंग एनी टेस्ट परफॉर्म कर लिए आपने कोई प्रोसेस जो लिया है वो प्रॉपर नहीं है या फिर वो वैलिडेटेड नहीं है, उसकी वजह से भी रिजल्ट्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में आ सकते हैं। पीपल जो इन्वॉल्व है लाइक प्रोडक्शन में या टेस्टिंग में हो गए, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, तो उनकी वजह से भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस आ सकता है। फिर मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर जो इन बिटवीन या इन प्रोसेस में आपने एट इंटरमीडिएट स्टेज पे कोई इंटरमीडिएट मटेरियल आपने यूज़ किया या आपने जो पैकेजिंग के लिए मटेरियल यूज़ किया वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं रिजल्ट्स। एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी है, जो कि आपके रिजल्ट्स को आपके फॉर्मुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा सकते हैं रिजल्ट्स। या फिर मेजरमेंट मीन्स कि जो भी आपने लाइक सैम्पलिंग की आपने कैलकुलेशन करी है वो प्रॉपर नहीं है आपकी, तो उसकी वजह से भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो सकता है। So this out of specification may be observed during the analysis of stability studies, mean कि stability studies पर अगर आप analysis कर रहे हो at that time you can face this out of specification। कोई finished product है आपका जो उसकी एनालिसिस के टाइम पे भी आपको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फेस करनी पड़ सकती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हो अगर, या फिर इन प्रोसेस टेस्टिंग जब हम करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उस टाइम पे भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो सकता है। देन रॉ मटेरियल्स की एनालिसिस के टाइम पे भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या फिर पैकेजिंग मटेरियल के एनालिसिस के टाइम पे भी। So in general we can say that out of specification is found due to, ये किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं, ये प्रोसेस रिलेटेड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो सकता है, लेबोरेटरी एरर रिलेटेड हो सकता है, या फिर सैंपल होमोजेनिटी रिलेटेड हो सकता है। तो प्रोसेस रिलेटेड कैसे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज द ऑपरेटर एरर। ठीक है, कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसकी वजह से कोई एरर आया हो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इक्विपमेंट फेलियर अगर हो, या फिर डिविएशन फ्रॉम वैलिडेटेड प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर ही वैलिडेटेड अगर नहीं है, या फिर इन प्रोसेस कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी आप इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर उनको प्रॉपरली ना परफॉर्म किया गया हो उसकी वजह से आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। या फिर जो आपका रॉ मटेरियल है या फिर कोई भी इंटरमीडिएट मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी अगर प्रॉपर ना हो, then you can also face out of specification which is process related. नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरी एरर्स रिलेटेड। सो फर्स्टली लेबोरेटरी के केस में कहाँ पे हमें आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है देखने को मिल सकती है, इफ़ द मेथड ऑफ एनालिसिस इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, अगर प्रॉपरली सैंपल को एनालाइज ना किया गया हो, या फिर जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो दैट इज़ नॉट कैलिब्रेटेड, या फिर जो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की है एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ एरर इन दैट कैलकुलेशन, या फिर एनालिस्ट
कि कोई जो एनालिसिस कर रहा है सैंपल की, उसके थ्रू अगर कोई एरर हो, ठीक है, उसने प्रॉपर एनालिसिस ना किया हो, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें किसी टाइप का कोई फेलियर हो, प्रॉपरली आपका इंस्ट्रूमेंट जो है दैट वाज नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, दैट कैन आल्सो कॉज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन और एरर इन द रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज सैम्पल होमोजेनिटी। तो वो सैम्पल होमोजेनिटी में पॉइंट्स जो आते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग एरर, मीन्स कि प्रॉपरली सैंपल ना लिया गया। जैसे सपोज आपने अगर 5 ml सैंपल लेना हो टेस्ट के लिए, 5 की जगह 6 ले लिया हो, या फिर 4 ml सैंपल ले लिया हो, तो उसमें अगर एरर होगा तो उसकी वजह से जो है रिजल्ट्स आपके आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस में जा सकते हैं, या फिर जो सैंपल्स है उनको प्रॉपरली हैंडल ना किया गया हो। देन उसके बाद पूलिंग ऑफ सैंपल्स, मीन्स कि जब हम ड्यूरिंग टेस्टिंग अगर हम आपका जो सैंपल है उसमें आप कोई इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो, तो वो एडिशन जो है इंग्रेडिएंट की वो प्रॉपर ना की हो, उसमें कोई मिस्टेक हुई हो, देन वो आपका सैंपल होमोजेनिटी में आएगा, जो कि रिलेटेड है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन से। So in case if out of specification has occurred, the analyst should inform the quality control manager, and then the senior manager should ask the quality assurance for issuing out of specification form to analyst and start its investigation. तो अगर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो एनालिस्ट क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, और वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जो है, सीनियर मैनेजर जो है, वो क्वालिटी एश्योरेंस से एक फॉर्म इशू करवाएगा टू द एनालिस्ट को, जो आगे फॉरवर्ड करेगा, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो अब ये जो इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म की जाती है, इनका क्या है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड की जाती है बाय यूएसएफडीए एंड एमएचआरए, ठीक है। यूएसएफडीए ने जो है गाइडलाइंस इशू की है कि किस तरह से आप इन्वेस्टिगेशंस को परफॉर्म करोगे अगर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑब्जर्व की जाती है, और एमएचआरए ने भी कुछ गाइडलाइंस को इशू किया है टू इन्वेस्टिगेट दिस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो अब हम इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ेंगे कि यूएसएफडीए की क्या गाइडलाइंस है और एमएचआरए की क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या उसके स्टेप्स है to perform this investigation. So first we discuss about investigation according to USFDA. तो USFDA के अकॉर्डिंग अगर वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द फेज 1, जिसको हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज द फेज 2, जिसको हम फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, ठीक है। तो इनिशियली क्या किया जाएगा, सबसे पहले फेज 1 जो है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, उसको परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, जो भी रॉ मटेरियल है उसकी असेसमेंट होती है एट द लेबोरेटरी स्केल। देन उसके बाद कैलकुलेशन जो यूज की गई थी उनको दोबारा से चेक किया जाता है, दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है, और ये देखा जाता है कि कहीं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का रीजन कैलकुलेशन पार्ट तो नहीं है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट अर्लियर यूज किए गए थे फॉर टेस्टिंग उनको भी चेक किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है दोबारा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है, या फिर जो ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसीजर जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूज किए गए थे या जो केमिकल्स यूज किए गए थे उनकी कैसी क्वालिटी है, उनके बारे में प्रॉपर स्टडी होती है। देन इसके बाद जो मेथड यूज किया गया था फॉर द टेस्टिंग, उसके लिए जो मेथड है वो वैलिडेटेड था या नहीं था, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एंड जो भी ग्लास वेयर्स यूज किए गए थे फॉर टेस्टिंग पर्पस उनको री एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स आए थे वो इनमें से किसी रीजंस की वजह से तो नहीं है। इनमें से अगर लगता है कि सपोज की कैलकुलेशन की वजह से आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स आए थे, तो उस पार्ट को क्या किया जाएगा, प्रॉपरली रिव्यू किया जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, देन उसके बाद उसको
डॉक्यूमेंट करके फिर आगे जो बैच है उसको पास किया जाता है, और जो भी प्रीवियस जो भी रिजल्ट्स होते हैं टेस्ट रिजल्ट्स उनको रिप्लेस किया जाता है जो भी नए रिजल्ट्स आएंगे अब। ठीक है, तो ये सारा पहले लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में फाइंड आउट किया जाता है। देन उसके बाद अगर जो आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का रूट कॉज अगर फेज 1 में फाइंड आउट नहीं होता है, नहीं पता चलता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एरर, देन वी विल मूव टू द फेज 2 इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद फेज 2 इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया जाता है अगर आपको सोर्स ऑफ एरर फाइंड आउट नहीं हो पाता इन फेज 1 इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो फेज 2 पे को आगे फॉरवर्ड करते हैं। देन फेज 2 इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज द फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन, मींस कि इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है पूरे प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इवन पूरा जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि फर्दर फेज 2 जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फेज 2A एंड फेज 2B। नाउ द फेज 2A इन्वेस्टिगेशन। तो फेज 2A इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें क्या किया जाता है, फर्स्टली जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, टोटली सारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो उसको रिव्यू किया जाता है, जितने भी उसमें पॉइंट्स यूज पैरामीटर्स यूज किए हैं, जो भी उसके स्टेप्स रहे हैं उनको प्रॉपरली रिव्यू किया जाता है। देन उसके बाद जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, चाहे वो वेइंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर पैकेजिंग हो, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी प्रॉपरली रिव्यू किया जाता है, उनके पैरामीटर्स को रिव्यू किया जाता है टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस एरर। देन इसके बाद आपका फेज 2B है। फेज 2B में एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग्स की जाती है। एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग क्या होता है कि इसमें अब क्या किया जाएगा, दोबारा से टेस्टिंग की जाती है सैंपल्स की बाय अनदर एनालिस्ट। ठीक है, बट वो जो एनालिस्ट है जो दोबारा से टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा, दैट शुड बी वेल क्वालिफाइड, और उसका एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन जो सेम उतनी ही होनी चाहिए जितनी की पहले एनालिस्ट की थी, जिसने पहले टेस्टिंग परफॉर्म कर रखी हो उस बैच की या उस सैंपल की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, फेज 2B में एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग में दूसरा एनालिस्ट आएगा और वो सैंपल की टेस्टिंग करेगा, और वो जो टेस्टिंग होगी दैट विल बी इन डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट में वो टेस्टिंग्स परफॉर्म करेगा, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा। देन फेज 2B में हम रीटेस्टिंग भी परफॉर्म करते हैं और रीसैम्पलिंग भी परफॉर्म करते हैं। रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हो और उसमें जो आपका सैंपल है वो वही सेम सैंपल होगा जो आपने पहले टेस्टिंग में यूज किया हो ऑलरेडी, तो वही सेम सैंपल लेके आप उसको दोबारा से टेस्ट कर रहे हो, तो उसको आप कहोगे रीटेस्टिंग। देन सेकेंड टर्म है दैट इज द रीसैम्पलिंग। रीसैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सैंपल की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन अब इसमें जो सैंपल होता है वो नया सैंपल आपने प्रिपेयर किया होता है, वो पहले वाला सैंपल नहीं होता। ठीक है, वो आपने नया सैंपल प्रिपेयर किया होता है, देन उसकी आप टेस्टिंग करते हो। और रीसैम्पलिंग हम किस केस में करते हैं, अगर आपको ये पता चला हो या इफ यू केम टू नो दैट कि जो आपका एरर था दैट वाज ड्यू टू द सैम्पलिंग नॉट ड्यू टू द सैंपल। ठीक है, तो अगर सैम्पलिंग की वजह से एरर आया है तो आप उसमें दोबारा से आप उसमें एडिशनल टेस्टिंग कर रहे हो, तो आप एक फ्रेश सैंपल प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर जो आपका प्रीवियसली सैंपल है वो अगर एग्जॉस्ट हो चुका है या फिर वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था कि वो सेकेंड टाइम टेस्टिंग तक के लिए वो स्टेबल रह पाए, तो अगर वो आपका नहीं है आप सैंपल पुराने वाला, देन ऑल्सो इन दैट केस यू विल प्रिपेयर फ्रेश सैंपल, देन उसको टेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के टेस्ट आते हैं विच यू परफॉर्म इन एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग इन केस ऑफ फेज 2B इन्वेस्टिगेशन। Now the investigation according to MHRA. MHRA होता है मेडिसिनल हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया जाता है उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब इसमें से जो फेज 1 है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, दैट इज फेज 1A एंड फेज 1B। ठीक है,
अब इसमें से फेज 1A जो है दैट इज द इनिशियल स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है या जो ये एरर रिजल्ट्स में आए हैं उसका मेन रीज़न क्या है। तो रीजंस में उनको जो चीज़ें कंसिडर की जाती है दैट इज़ लाइक कि ड्यूरिंग टेस्टिंग कहीं पावर जो है उसमें किसी टाइप की कोई शॉर्टेज ना हो, ठीक है, प्रॉपरली पावर सप्लाई थी उस टाइम पे या नहीं, तो उसकी वजह से कोई एरर तो नहीं आया। या फिर जब टेस्टिंग कर रहे थे उस टाइम पे जो सैंपल लिया गया था उसमें कोई स्पिलेज तो नहीं हुई थी, या कुछ आपका सैंपल का पोर्शन कहीं वेस्ट तो नहीं हुआ था, प्रॉपर सैंपल लिया गया था या नहीं लिया गया था, या फिर जो इक्विपमेंट यूज़ किया गया था वो करेक्टली सेट किया गया था या नहीं किया गया था। तो इनमें से कोई एक रीज़न तो नहीं है किसी एरर का। इन केस अगर वो उस एरर को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस रीज़न से जो है एरर आया था रिजल्ट में, तो वो उस चीज़ को क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और जो प्रीवियसली इनवैलिड रिजल्ट्स है उनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। बट इन केस अगर इसमें से कोई भी एक रीज़न शो नहीं करता कि एरर इनमें से किसी एक की वजह से आया था, देन दे विल मूव टू देन फेज 1B इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद फेज 1B इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म की जाती है। तो फेज 1B में क्या किया जाता है, एक लेबोरेटरी चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि जो जो उनको लाइक जो एनालिस्ट है, जो सुपरवाइजर है, वो एक चेकलिस्ट बनाते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग की और उसमें से टिक मार्क करते हैं कि क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की गई थी और किस तरह से परफॉर्म की गई थी। जैसे लाइक ड्यूरिंग प्रीवियस टेस्टिंग जो मेथड यूज़ किया गया था वो क्या मेथड था, वो वैलिडेटेड था या नहीं था। देन उसके बाद जो सैंपल लिया गया था वॉज दैट सैंपल करेक्टली टेकन, क्या वो सैंपल करेक्ट था। देन जो आपने स्टैंडर्ड्स लिए थे क्या वो करेक्ट थे। देन उसके बाद जो सैंपल है उसको प्रॉपरली उसकी सैम्पलिंग करी गई, जो उसके लिए कंटेनर लिया गया वो प्रॉपर कंटेनर लिया गया उसके लिए या नहीं, या जो सैंपल है उसकी प्रॉपरली हैंडलिंग हुई या नहीं। तो ये एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसके बेसिस पे फाइंड आउट किया जाता है कि इनमें से कोई रीज़न तो नहीं रहा किसी टाइप के एरर का, ठीक है। तो इन केस अगर रीज़न जो है फाइंड आउट होता है कि इस रीज़न की वजह से एरर कॉज हुआ है, देन उसके बाद क्या करेंगे कि जो प्रीवियसली अगेन जो डेटा था उनको इनवैलिड किया जाता है, दोबारा से एनालिसिस परफॉर्म की जाती है और नए रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और इन केस अगर इनमें से कोई भी रीज़न आइडेंटिफाई नहीं होता है एज अ सोर्स ऑफ एरर, देन उसके बाद फेज 2 इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे फिर मूव किया जाता है। देन उसके बाद फेज 2 इन्वेस्टिगेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। नाउ आफ्टर फेज 1 इन्वेस्टिगेशन अगर रूट कॉज जो है आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, कॉज जो है दैट इज नॉन असाइनेबल, नहीं फाइंड आउट हो रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एरर, देन उसके बाद फेज 2 इन्वेस्टिगेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है विच इज अगेन अ फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पूरा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है उसको अगेन रिव्यू किया जाता है, उनके पैरामीटर्स को रिव्यू किए जाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे लाइक प्रोसेस पैरामीटर्स जो है उनको इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ड्राइंग पैरामीटर्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो इनपुट रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है मैन्युफैक्चरिंग में उसकी क्वालिटी की एनालिसिस होती है, जो पर्सन्स है उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इक्विपमेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वेदर दे आर प्रॉपरली क्लीन्ड और नॉट, कैलिब्रेटेड और नॉट, एंड जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ द एरर, ठीक है। तो ये आपका फेज 2 है। तो इसके बाद नेक्स्ट फिर आता है फेज 3 इन्वेस्टिगेशन।
तो इससे पहले जैसे आपने फेज 1 इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया एंड देन फेज 2 परफॉर्म किया गया, फेज 2 इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया गया, उसके बाद जो सारा एनालिसिस, जो सारी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की गई फेज 1 एंड फेज 2, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट फिर फेज 3 इन्वेस्टिगेशंस को परफॉर्म करते हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये परफॉर्म की जाती है दूसरे बैच पे, मींस कि जब आपने पहले फेज 1 इन्वेस्टिगेशन किया, देन फेज 2 इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बेसिस पे अगर आपने किसी बैच को रिजेक्ट किया, देन उसके बाद ये देखा जाता है कि कोई और दूसरा बैच तो इफेक्टेड नहीं है, उसमें उसके रिजल्ट्स में किसी टाइप की कोई एरर तो नहीं है, तो उसके लिए अगेन फेज 3 इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सैम्पलिंग एरर को फाइंड आउट किया जाता है बाय जो भी हम रीटेस्टिंग करते हैं, रीसैम्पलिंग कर रहे हैं, री एनालिसिस करते हैं उसमें हम, देन रूट कॉज को फाइंड किया जाता है, और इनकेस अगर रूट कॉज डिटरमाइन होता है तो उस पे सूटेबल करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान जो है वो बनाया जाता है। देन उसके बाद जो मैटर है उसको डाइवर्ट किया जाता है टू द R&D एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लैब जो होगी, लेबोरेटरी, उनको आगे डाइवर्ट किया जाता है मैटर को। देन उसके बाद जितने भी सारे टीम मेंबर्स है वो अपना एक कंक्लूजन प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद दे डिसाइड द फेट ऑफ द बैच पे क्वालिटी एश्योरेंस हेड। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस हेड है दैट शोज और दैट डॉक्यूमेंट्स कि एक्चुअल में जो बैच है उसके साथ किस टाइप का एरर आया, क्या क्या रिजल्ट्स आए, उसके किस वजह से वो रिजल्ट्स आए, किस वजह से आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में रहा आपका बैच, तो वो सारा प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है फर्दर। सो दीज आर द ऑल phases of this investigation according to MHRA.